मेरा बस यही निशान रखना, मेरी कब्र पर बेरोज़गार लिखना। ये कमेंट आया है एक बच्चे का, 18 शिफ्ट में उसका पेपर था। वैसे तो एसएससी में जिसका भी एग्ज़ाम, जो भी एसएससी में आता है, चाहे प्री दे, चाहे मेंस दे, चाहे टियर 3 दे, कुछ भी दे, तो उसके भाग्य में लिखा ही है तकलीफ होना, दुःख होना। लेकिन और सही बात भी है, 15, 16, 18 सभी बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन 18 वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। उनके कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा मेंटल उनकी एक सिचुएशन का पता चलता है कि वो लोग कितने मेंटली डिस्टर्ब है, कितने मेंटली टॉर्चर्ड है। उन भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एग्ज़ाम 18 को ही था, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम है, लिस्ट 3 में मेरा नाम है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मौत का नाच हो रहा है ना एसएससी में, मैं उसको देखकर शांत रहूँ। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये मौत का नाच ही है उन लोगों के लिए जो लोग इतने हाई मार्क्स लेने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हुए। मेरे दोस्त, मेरे भाई 536, 540 नंबर ले लेके भी सेलेक्ट नहीं हुए। अब ये किसी के हाथ में नहीं है ना कि उसको कौन सी शिफ्ट मिलेगी, ये तो एसएससी डिसाइड करेगी। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि अब मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकता। तो ये कोई भी इंसान हो, एसएससी से उसका कोई ताल्लुक भी ना हो, केवल इंसानियत के नाते ही समझ में आने लगती है कि उस इंसान की मनोदशा क्या होगी जो ऐसी स्थिति में बोलता है, और अपने आप ही एक चिंता होती है ऐसे इंसान की कि आखिरकार हुआ क्या है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सारे के सारे जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जो भी टॉप मेंटर्स हैं, सभी लोग तो आए हैं आपके सपोर्ट में। भाई 18 तारीख वालों के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको जो है लिस्ट से, उनको कंपटीशन से आउटराइटली निकाल दिया गया है। तो ये इसी चीज़ के लिए तो आए हैं सब लोग, जितने भी टीचर्स हैं। इसके साथ साथ बाकी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को भी निपटेंगे जब एक साथ एकजुट हुए हैं तो। चाहे वो आपका रैंक लिस्ट का हो, चाहे वेटिंग लिस्ट का हो, चाहे वो रेस रिकॉग्निंग इशू हो, या फिर मेंस को एक दिन में कराने का हो। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को मोटिवेट रखें, और जितनी ज़रूरी ये बात है उतना ही ज़्यादा ये भी हो गया आज के टाइम में कि मैं मतलब कैसे आप लोग मोटिवेट रहेंगे, ये भी तो बहुत, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और इतनी ज़्यादा खराब सिचुएशन है, तो एक मोटिवेशन को इम्पोज करना भी तो गलत है ना। ज़बरदस्ती आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना। एक टाइम चाहिए हर किसी इंसान को मेंटल रिकवर होने में। हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जितने भी लड़के वगैरह हैं, कितनी दिक्कत होती है। जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों की तैयारी में एज निकल गई है, उनकी शादी हो गई है, उनकी जॉब नहीं लगी। लड़कों को भी, लड़कों के साथ लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। उन लोगों को कोई कैरियर नहीं है, उन लोगों को कोई सोशल सर्कल नहीं है। अब वही बात है ना कि क्या कर सकता है इंसान, 190, 195, 200 यही मार्क्स तो लेके आ सकता है ना। अगर इसके बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो रहा वो इंसान, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे एग्ज़ाम का। ऐसे एग्ज़ाम को बंद करा देना चाहिए। तैयारी के टाइम पर बच्चे जो है टेस्ट सीरीज तक शेयर कर रहे हैं, किताबें तक मिल बांट के खरीद रहे हैं। किस लिए? इसी के लिए ना कि अच्छे नंबर आ जाए कैसे भी करके। और अच्छे नंबर आ गए तो बस लात मार दी, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बताइए क्या फ़ायदा रहा फिर ऐसे नंबर लाने का। लेकिन कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोग ये बिल्कुल मत भूलिए कि जो हमारा इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप जी को देखिए, क्या कौशल दिखाया है उन्होंने। उनकी जीवनी को देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएं आप देख, अगर उनको देखें तो। उन्होंने घास की रोटियां खाई हैं, बताइए। मतलब सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। गलत शक्तियों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पथ को
अपने पद से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को उन्होंने झेला और गौरवपूर्ण तरीके से पूरे रास्ते पर चले। अब किसी और को क्या, इतिहास में आपने पढ़ाई होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो का आपने वो चंद बरदाई वाला वो फेमस दोहा भी सुना होगा कि जब वो मोहम्मद गौरी उनको लेके चले गए थे, मतलब इतनी बार क्षमा करने के बावजूद, हालांकि इसका कोई तथ्य नहीं है लेकिन ये लिखा हुआ है किताब में, इसमें कंट्राडिक्शन है, मानते या नहीं मानते, लेकिन अगर हम इसको एक बार मान लें, मतलब 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ करने के बाद, क्षमा करने के बाद, जब मोहम्मद गौरी ने अंत में उनको पकड़ लिया और उनको अफगानिस्तान लेके गए, वहां पर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, तो वहां पर चंद्रवरदाई उनको बोलते हैं सांकेतिक भाषा में, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। बताइए, मतलब बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं, उसके बावजूद भी वहां पर वो डिगे नहीं है, वो लड़ रहे हैं अपने सत्य के लिए, सही के लिए। आप लोगों को इसीलिए बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं, गिरेंगे घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। भाई, जो जिंदगी में कोशिश करेगा, चुनौतियों को स्वीकार करेगा, नए नए प्रयास करेगा, वही तो गिरेगा। आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, लेकिन वो एक दिन जरूर उठ खड़ा होगा और उस समय सारी की सारी चुनौतियां उसके सामने बौनी होंगी, और यही वो समय है आपका। सारे के सारे एजुकेटर, सारी की सारी स्टूडेंट, टीचर्स, कम्युनिटी सब यूनाइटेड है, सब इतने अच्छे से यूनाइट हो चुके हैं। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, और जो ट्विटर कैंपेन है उसको ग्रैंड सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि बिल्कुल भी कहीं पर कोई गुंजाइश ना बचे। एक एक मुद्दा अपना सुलझा लें हम। रोज रोज ट्विटर कैंपेन नहीं हो पाएगी ना इतने ज़्यादा इम्पैक्ट तरीके के साथ। मैं भी ट्विटर कैंपेन का ही हैंडल और उसी के ट्वीट्स प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा अपना, और मैं अभी रिप्लाई कर रहा था, लेकिन जब मैं नीचे गया तो मेरे से रहा नहीं गया। इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग कमेंट्स देखकर। सीधी सीधी आपको पता है क्या क्या डिमांड्स है हमारी, मैं एक बार बता देता हूँ। 23 फेब को, 23 तारीख को 11 बजे हैशटैग CGL, स्मॉल में है सब कुछ, CGL 19 MARKS मार्क्स, ये चलेगा। और 25 फेब को, 25 तारीख को चलेगा आपका हैशटैग मोदी MODI मोदी _ रोजगार ROJGAR रोजगार _ DO 2। हमारी सीधी सीधी मांगे हैं, हमको कोई पॉलिटिक्स और किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल जो हमारे घर के मुखिया हैं हम उनसे बोल रहे हैं। अपनी लैंग्वेज को, अपने लहजे को बिल्कुल ही सही तरीके के साथ प्रस्तुत करते हुए हमको अपनी बातें बोलनी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सामने। बिल्कुल भी अभद्र भाषा का, अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है वहाँ पे। और आप सभी लोग पढ़े लिखे, बहुत समझदार व्यक्ति हैं निसंदेह, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। ये बस आपको एक बार दोहरा दिया, जिससे कि अगर एक आध कोई हो तो वो समझ जाए इस चीज़ को और ये गलती ना करे। और हमारी डिमांड क्या क्या है? हमारी डिमांड है कि जो 18 है, जो 18 नवंबर को हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है वो दोबारा कराया जाए। अब देखिए, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये जो सभी टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया है, क्योंकि अगर अलग अलग सब डिमांड करने लगेंगे ना तो फिर वो सारा शैटर्ड हो जाएगा, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो इसकी वजह से जो डिमांड्स है वो क्या है, 18 का जो सबसे पहले तो मार्क्स हमारे डिस्क्लोज कर दो, हमारे मार्क्स बताए उनको। फिर हमारी जो मेन डिमांड्स हैं वो क्या है हमारी, कि री एग्ज़ाम कराओ, 18 का री एग्ज़ाम कराओ या पूरा पूरा री एग्ज़ाम कराओ, लेकिन एक दिन में पूरा एग्ज़ाम कराओ। हमको रैंक लिस्ट दो, डेटा बाहर आए जब भी हमको पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ पे हम पोजीशन पे, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं।
वेटिंग लिस्ट लाओ, इतने सारे बच्चे जो है जॉब छोड़ देते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट फिर से अप्लाई करते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इससे अच्छा है कि जो जॉब छोड़ रहे हैं कम से कम उनकी जगह पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको तो जगह मिल पाए। तो वेटिंग लिस्ट लेके आइए, टाइम बाउंड तरीके से आप एग्जाम को कंप्लीट कीजिए और नॉर्मलाइजेशन को दुरुस्त कीजिए। या फिर इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि 15th 16th और 18th को जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनमें केवल आप टॉप, जैसे वैकेंसीज अगर 6000 है मान लीजिए, या फिर वैकेंसीज मान लीजिए 9000 है, तो तीनों शिफ्ट को 1/3 कर दीजिए। मतलब 15,000, आपको 3000 बच्चे पहली शिफ्ट से लीजिए, यानी 15 तारीख से लीजिए, 3000 बच्चे 16 तारीख से लीजिए, और आप जो 18 तारीख से 3000 बच्चे लीजिए। या तो ऐसे कर लीजिए आप नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपसे हो तो रहा नहीं है कमीशन से। इनको कोई भी टूल दे दीजिए, उसको ये हमेशा ट्रांसपेरेंसी का टूल दे दीजिए, जस्टिफिकेशन, उसको जो है हमेशा गलत तरीके से यूज़ करते हैं ये लोग, करप्शन करते हैं उससे भी। क्योंकि हमें मान के चले टैलेंट पूल हर शिफ्ट में सेम होता है, तो बराबर बराबर बच्चे ले लीजिए सारी शिफ्टों से, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और एक इशू हमारा एज रिकॉग्निंग का इशू, कि बताइए जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तो कोरोना में इतनी मार हुई है, सबकी सबकी जॉब्स वगैरह गई हैं, उसके बाद आपसे बिल्कुल भी मतलब पत्थर दिल है, बिल्कुल ही आपसे मतलब कैसे देख पाते हैं आप ये सारी सिचुएशन। जो अगस्त से काउंट होती थी एज, वो इन्होंने जनवरी से कर दी, बताइए 6 महीने और जोड़ दिए। तो अच्छे खासे बच्चे जो अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, बताइए कैसा खराब लगेगा आपको कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं बचे। वैसे ही जॉब्स नहीं है, देने और नहीं देते एग्जाम बच्चों को। हो सकता है ये एज रिकॉग्निंग इशू बहुत सारे लोगों को ना बड़ी बात लगे, लेकिन जो बच्चे आखिरी अटेम्प्ट के उस पर होते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए ये। आप एक बार इसको सोच के देखिए, जरा फील करके देखिए इस चीज़ को। तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, पूरे अच्छे तरीके से। इसके अलावा हमारी कोई और डिमांड हो, फाइनल लिस्ट 6 मंथ के अंदर हमारा जो है पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फाइनल मार्क्स हमारे दे दिए जाएँ, 6 मंथ के अंदर पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। बाकी एक दिन में सिंगल डे में हमारा पूरा का पूरा मेंस का एग्ज़ाम हो जाए, बाकी हो चुका है। और ये भी है कि जो प्री एग्ज़ाम है उसको चाहें तो आप क्वालिफाई कर दो। आप प्री एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी होती है प्री एग्ज़ाम में भी, नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट मुश्किल कौन सी शिफ्ट आसान, उसके बावजूद भी उसमें भी पता नहीं क्या ये लोग खिचड़ी बनाते हैं। उसको आप क्वालिफाई कर दो, सीधा सीधा प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर दो, मत निकालो 1.5 लाख बच्चों को, निकाल दो 70-80 हज़ार बच्चों को मेंस के लिए, उस पूरे एग्जाम को एक दिन में करा दो। और भाई 1-1.5 लाख बच्चों को भी पूरे एक दिन में करा सकते हो, प्री का भी तो कराते हो, क्यों नाटक बनाया फिर तुमने? पूरा का पूरा मेंस का एग्जाम एक ही दिन में करा दो, प्री को क्वालिफाई कर दो, बस निकाल दो मेंस के बेसिस पर सिलेक्शन कैंडिडेट्स का। रेलवे का एग्जाम बताइए चल रहा है, 3-4 महीने एग्जाम ही चलेगा, प्री ही चलेगा, फिर रिजल्ट आएगा पता नहीं कब उसका, बुढ़ापे में जाके बच्चे मेंस देंगे। तो चलिए, आप जो है पहले ट्विटर कैंपेन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, एकदम प्रो एक्टिव रहना है आपको ट्विटर कैंपेन में। और 23rd को है एक ट्विटर कैंपेन, और अभी भी चल रही है ट्विटर कैंपेन। अभी आपको जो है क्या करना है, ये सुलग रही है, इसको आपको जो है सब लोगों तक पहुंचानी है इस चीज़ को, और फिर ये ज्वाला बन के उभरेगी 23 तारीख को और 25 तारीख को। ठीक है, अभी भी इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में आया है, और वर्ल्ड में भी टॉप ट्रेंडिंग में आया है ये हमारा जो चल रहा है हैशटैग्स। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ट्विटर कैंपेन में बहुत अच्छी रही है, और इनोवेटिव तरीके से ट्वीट करिए, या फिर हम जो ट्वीट करते हैं, मैंने भी अपना जो हैंडल है ना ट्विटर का, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके भी आप जो मैं ट्वीट करूँगा उनको रीट्वीट कर देना। और उनमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, वो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और उनसे और ज़्यादा इम्पैक्ट बनेगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तो स्टे मोटिवेटेड, वी ऑल आर यूनाइटेड, और हम सब लोग जो है इसमें जो है सक्सेसफुल होंगे, पॉजिटिविटी के साथ और पूरे एंथुजियाज्म के साथ हमको इस सिचुएशन के साथ डील करना है। थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोग जो है मैं अपडेट देता हूँ तो, और आप तक अपडेट नहीं पहुँच पाएगी अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी अपडेट दूँ आपको ट्विटर कैंपेन से रिलेटेड, या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ मैं आपको, तो वो कम से कम आप तक पहुँच तो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप वीडियो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे ट्विटर कैंपेन की, या फिर
जो डीमोटिवेटेड हैं वो थोड़े मोटिवेटेड हों, तो उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है कैंडिडेट्स की। मैं उनकी मेंटल स्टेट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है ट्विटर कैंपेन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।